हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि सिंक्रोनस मशीन के क्या डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे स्टेटर हुआ, रोटर हुआ। फिर हमने देखा था कि डबली एक्साइटेड मशीन है या सिंगली एक्साइटेड मशीन है। मैंने बताया था कि सिंक्रोनस मशीन एक डबली एक्साइटेड मशीन है। सिंक्रोनस मशीन नॉन सेल्फ स्टार्टिंग होती है। फिर हमने देखा था, फिर मैंने आपको बताया था कि हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि क्यों नॉन सेल्फ स्टार्टिंग होती है ना। डबली एक्साइटेड का तो आपको पता है कि क्योंकि हमें एडिशनली एक डीसी सप्लाई, एक एडिशनली डीसी सप्लाई देनी पड़ती है फील्ड वाइंडिंग को, इसलिए वो डबली एक्साइटेड है। और अब एक और चीज जो मैंने आपको बताया था कि सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस मोटर की वर्किंग और सिंक्रोनस जनरेटर की वर्किंग, वो हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो आज वही हम देखेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हम स्टार्ट करते हैं सिंक्रोनस मोटर से। तो सिंक्रोनस मोटर में आपको पता है कि जो स्टेटर का स्ट्रक्चर होता है, वो मैंने आपको बोला कि चाहे वो सिंक्रोनस मोटर हो चाहे वो इंडक्शन मोटर हो, स्टेटर का स्ट्रक्चर हमेशा सेम रहेगा। उसमें थ्री फेज आर्मेचर वाइंडिंग जो है वो हमेशा रहेगी उसमें। अब सिंक्रोनस मोटर में भी वही है, स्टेटर का स्ट्रक्चर सेम है, थ्री फेज उसमें वाइंडिंग है। अब जब उस थ्री फेज वाइंडिंग को हम सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, जैसे सॉकेट से थ्री फेज वाइंडिंग को सप्लाई, थ्री फेज सप्लाई हमने दी, तो आपको पता है कि एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, तो एक स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, एक स्टेटर फील्ड जो कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एक जनरेट होगी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। ये हमको पता है कि क्यों कांस्टेंट मैग्नीट्यूड रहता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब एक थ्री फेज सप्लाई, एक थ्री फेज स्पेस डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग को प्रोवाइड होती है, तो एक आरएमएफ जनरेट होता है जिसको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। अब आपको पता है कि एक सिंक्रोनस मोटर में एक एडिशनली सप्लाई भी देते हैं हम, जो रोटर होता है उस रोटर में हम एक डीसी सप्लाई दे देते हैं। तो डीसी सप्लाई देने से हो क्या रहा है कि एक डीसी, आपको पता है कि एक स्टेशनरी फील्ड जनरेट करता है। हमने सिंगल फेज जब मशीन पढ़ी थी तो हमने ये बताया था, यही इशू था कि सिंगल फेज मशीन्स आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, क्योंकि हमको फिर वो सिंगल फेज को टू फेज में कन्वर्ट करना पड़ा था, स्प्लिट फेज करना पड़ा था, ताकि वो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सके। बट सिंगल फेज कभी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, पल्सेटिंग फील्ड जनरेट करता है, और डीसी सप्लाई एक स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो जब हम सिंक्रोनस मोटर के रोटर को एक डीसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, रोटर की फील्ड वाइंडिंग को एक डीसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, तो वह स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। तो उसमें रोटर के ऊपर अब नॉर्थ और साउथ पोल जनरेट होंगे, लेकिन वो स्टेशनरी हो जाएंगे। रोटर के जो फील्ड कॉइल है, रोटर पे जो फील्ड कॉइल है उसमें नॉर्थ साउथ पोल जनरेट होंगे जब हम डीसी सप्लाई देंगे, बट वो स्टेशनरी होंगे। और यही ऑन द अदर साइड, जब स्टेटर पे हम थ्री फेज सप्लाई देते हैं स्टेटर बॉडी को, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और रोटेटिंग पोल्स, मतलब जो नॉर्थ साउथ पोल स्टेटर पे जो जनरेट हुए हैं वो रोटेट कर रहे हैं, और यहाँ पर रोटर वाले स्टेशनरी। तो मैंने आपको बोला है कि जब तक दोनों फील्ड के बीच में जब तक रिलेटिव मोशन रहेगा, जब तक मोटर स्टार्ट नहीं हो सकती, बिकॉज द ओनली कंडीशन फॉर अ कांस्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज दैट there has to be no relative motion between the two fields produced। दोनों फील्ड के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, तभी जो है हमारा मशीन स्टार्ट करेगी। ये बेसिक कंडीशन, एसेंशियल कंडीशन जो हमने इलेक्ट्रिकल मशीन की पढ़ी थी वो यही थी। तो अब आपने देख लिया कि रोटर की फील्ड तो स्टेशनरी है, बट स्टेटर की फील्ड रोटेट कर रही है, तो एक रिलेटिव मोशन दोनों के बीच में आ गया। रिलेटिव मोशन है तो स्टार्ट नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। आप समझ में आ गया ये मैंने क्यों बोला कि सिंक्रोनस मशीन जो है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। तो अब क्या क्या करें कि वो सेल्फ स्टार्टिंग, अगर अगर मेरा रोटर भी सिंक्रोनस, अगर मेरा रोटर भी जो आपका, जैसे आपके आपका जो स्टेटर की जो फील्ड है, जो आरएमएफ जनरेट हुआ है, जो स्टेटर के पोल्स जो घूम रहे हैं, नॉर्थ साउथ पोल जो जनरेट हुए हैं वो रोटेटिंग है। आरएमएफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि स्टेटर पे जनरेट हुआ है। तो ये कौन सी कितनी स्पीड से घूम रहे हैं, सिंक्रोनस स्पीड से, एनएस इज गिवन बाय 120 into f डिवाइडेड बाय p। तो एनएस स्पीड से ये स्पेस में घूम रहे हैं नॉर्थ साउथ पोल्स। अगर मैं मेरे रोटर को भी उसी स्पीड से घुमा दूं, तो फील्ड तो थी नॉर्थ साउथ पोल, तो मैंने जब डीसी सप्लाई दी कि रोटर के, और रोटर स्टेशनरी था, अब मैंने डीसी सप्लाई दी तो उसमें नॉर्थ साउथ पोल तो जनरेट हो गए। अब बस उसको घुमाना ही तो है। तो अगर मैंने एक्सटर्नल मीन से या कुछ ऐसा तरीका मैंने किया, अगर मैं उस रोटर को घुमाने लग जाऊं, अब रोटर और स्टेटर दोनों ही घूम रहे हैं, दोनों की फील्ड सेम स्पीड से घूम रही है, तो रिलेटिव मोशन है नहीं, रिलेटिव मोशन नहीं है तो एक टॉर्क जनरेट हो जाएगा और हमारा काम हो जाएगा, एक मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगी स्टेटर और रोटर के बीच में। तो अब जो मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगी उस, और यही चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, सिंक्रोनस मशीन हमारी एक फिक्स कांस्टेंट स्पीड पे ही रन होती है।
ठीक है। अब आपको एक चीज मैं बताता हूं कि क्या करें कि ये एक स्पीड पे घूमने लग जाए। क्या हम इसको भी एक्सटर्नली घुमाएं? नहीं, हम क्या करेंगे कि हमारा जो जो रोटर है सिंक्रोनस मशीन का, उस पर हम पहले इनिशियली डीसी सप्लाई देते ही नहीं है। डीसी सप्लाई रोटर को मत दो, एक स्क्यूरल केज रोटर बनाओ। जो सिंक्रोनस मशीन है उसका रोटर हमने स्क्यूरल केज बना दिया, जैसे कि इंडक्शन मशीन में था। ठीक है, वो फील्ड वाइंडिंग जो बेसिकली उस स्क्यूरल केज रोटर के ऊपर पड़ी है। ठीक है, रोटर का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। अब आपने क्या किया कि डीसी सप्लाई नहीं दी और आपने स्टेटर को एसी सप्लाई दे दी। तो जैसे ही आपने स्टेटर को एसी सप्लाई दी, तो आपको पता है कि स्टेटर थ्री फेस सप्लाई थ्री फेस वाइंडिंग में आएगी, तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अब वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो स्टेशनरी रोटर पड़ा है, जो स्क्विरल केज स्टेशनरी रोटर पड़ा है, अब वो उससे लिंक करेगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करेगा तो फिर टॉर्क जनरेट होगा, टॉर्क जनरेट होगा तो वो घूमने लगेगा। तो अब समझ में आया, ये एज ए इंडक्शन मशीन अभी मोटर घूम रही है। इंडक्शन मशीन का यही तो फार्मूला, इसका ऑपरेशन यही तो होता है। ऐसे ही तो परफॉर्म करते हैं इंडक्शन मशीन के सब। स्टेटर में आपने थ्री फेज सप्लाई दी, उसने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, लिंक हुआ रोटर से, ईएमएफ जनरेट हुआ, टॉर्क जनरेट हुआ और वो घूमने लग गया उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आरएमएफ घूम रहा था स्टेटर का। और रोटर भी उसी डायरेक्शन में घूमने लगे। और रोटर की स्पीड मैंने आपको बोली थी कि ऑलमोस्ट नियर टू सिंक्रोनस स्पीड होती है। एक छोटी सी हल्की सी स्लिप, बस एक मान लो सिंक्रोनस स्पीड 1500 आरपीएम है, तो रोटर की स्पीड कितनी होगी? 1470, 1450। क्योंकि स्लिप की मैक्सिमम वैल्यू मैंने आपको बोली थी कि 0.1 होती है कि नहीं? मैक्सिमम वैल्यू 0.1 होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 to 5% मैक्सिमम वेरी करता है अगर, तो इसका मतलब कि ऑलमोस्ट जो हमारा रोटर है अब ऑलमोस्ट सिंक्रोनस स्पीड के आसपास घूमने लग गया। अब आपको, अभी तो ये एज ए इंडक्शन मशीन काम कर रहा है, अब आपको इसको सिंक्रोनस मशीन के फॉर्म में काम कराना है। तो आप क्या करो कि अब इसमें एक्सटर्नली आपने डीसी सप्लाई और दे दी, और जैसे ही आप डीसी सप्लाई एक्सटर्नली उस इसमें दोगे, तो आप एक्सटर्नली अब वो घूमते रोटर पे आपने एक्सटर्नल फील्ड क्रिएट कर दी। एक नॉर्थ साउथ पोल आपने क्रिएट की। 1 सेकेंड। जैसे एक्सटर्नल सप्लाई अब आपने एक एक्सटर्नली क्रिएट किए, तो एकदम से जो नॉर्थ साउथ पोल, जो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड की जो नॉर्थ साउथ पोल घूम रहे थे, अब जो अब जो हमारा रोटर है वो ऑलमोस्ट सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा है। अब जब आपने डीसी सप्लाई दी, तो उसमें मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगी, स्टेटर पोल्स और रोटर पोल्स के बीच में मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगी, और दोनों सेम स्पीड कौन सी होगी? जो जिस सिंक्रोनस स्पीड से वो आरएमएफ घूम रहा था, अब रोटर भी उसी सेम स्पीड से घूमने लग जाएगा। और इसलिए हम कहते हैं कि वो एक सिंक्रोनस स्पीड पे हमारे सिंक्रोनस मशीन घूमने लग गई। अच्छा, तो आप बोलोगे कि जब रोटर स्टेशनरी था तब ऐसा क्या दिक्कत आ रही थी कि हम जब फील्ड एक्साइटेशन कर रहे थे तो वो घूमने क्यों नहीं लग रहा था? जो स्टेशनरी था, एक तो मैंने आपको बोला था रिलेटिव मोशन है दोनों के बीच में। अगर जब रोटर मान लो मेरा स्टेशनरी था और उस समय में डायरेक्ट मैंने डीसी सप्लाई अगर मैं दे देता, तो नॉर्थ साउथ पोल्स तो जनरेट हो जाते रोटर के अंदर, लेकिन जो स्टेटर के जो आरएमएफ जो है और रोटर का जो फील्ड जनरेट होगा, उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन का, क्योंकि रोटर तो स्टेशनरी था, रोटर की फील्ड स्टेशनरी थी और स्टेटर की फील्ड रोटेट हो रही थी, तो दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन था। तो अब इसकी वजह से क्या हो रहा था कि सपोज स्टेटर के रोटर के ऊपर नॉर्थ साउथ पोल जनरेट हो रहे हैं और स्टेटर के नॉर्थ साउथ पोल घूम रहे हैं कंटिन्यूसली। अब मान लो स्टेटर के रोटर का नॉर्थ पोल है और सपोज उसी समय स्टेटर का साउथ पोल आ गया रोटर के नॉर्थ पोल के ऊपर, तो दोनों साउथ पोल और नॉर्थ पोल ने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया, एक दूसरे से लॉक हो गए। अब वो स्टेटर का साउथ पोल कोशिश करेगा कि रोटर को अपने डायरेक्शन में घुमाने का, क्योंकि रोटर तो स्टेशनरी पड़ा था, अब वो उसको अपने डायरेक्शन में घुमाने लगता है। अब रोटर क्या है? सिंक्रोनस मशीन का मैंने आपको बताया था, रोटर बहुत भारी है, सिंक्रोनस मशीन बहुत बड़ी बड़ी मशीन होती है, बहुत भारी है, तो उसका अपना एक इनर्शिया होगा। उस और जो फील्ड घूम रही है आरएमएफ की वजह से, जो पोल्स घूम रहे हैं वो तो फुल स्पीड से सिंक्रोनस स्पीड में 1500 आरपीएम की स्पीड से ऑलरेडी घूम रहे हैं, और ये तो स्टेशनरी पड़ा था। अब उसके इनर्शिया के कारण क्या होता है कि वो रोटर हल्का सा घूमना स्टार्ट होता ही है। उतने में क्या होता है, पहले नॉर्थ और साउथ पोल आपस में अट्रैक्ट कर रहे थे एक दूसरे को, उतने में क्या होता है वो हल्का सा घूमने लगता है, उतने में आरएमएफ जो है, जो स्टेटर का आरएमएफ है, नॉर्थ पोल रिप्लेस हो जाता है साउथ पोल से। अभी भी रोटर का वहां पर साउथ पोल ही रह गया, और जो स्टेटर का नॉर्थ पोल रिप्लेस हो गया साउथ पोल से। तो दोनों आपस में अब अट्रैक्ट करने की वजह अब रिपेल करने लगे,
उल्टी डायरेक्शन में उसको फोर्स देगा, उल्टी डायरेक्शन में फोर्स देगा तो रोटर स्टार्ट ही नहीं होगा। आप समझ में आया ये क्यों? एक तो सबसे बड़ा रीजन, यही रीजन मैंने आपको बताया था कि जब जब दो बॉडीज के बीच में, जब स्टेटर और रोटर के फील्ड्स के बीच में, अगर मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लास में मैंने आपको लेक्चर में इजीली समझाया होगा इसको, कि जब स्टेटर और रोटर के बीच में अगर रिलेटिव मोशन होगा दोनों के बीच में, तो कभी भी एक कांस्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जनरेट नहीं हो सकता। वो मैंने आपको बताया था कि कैसे जनरेट नहीं हो सकता। उसके लिए फिर हमने कहा था कि रोटर स्टेटर को भी आरएमएफ घुमा दो, क्योंकि रोटर तो घूम रहा था, स्टेटर घूम नहीं पा रहा था। हमने कहा स्टेटर को भी घुमा दो, उसकी कुछ ऐसा हो जाए, फील्ड घूम जाए, उसकी वजह से दोनों रिलेटिव मोशन जीरो हो जाए। तो यही रीजन था। क्यों, क्या हो रहा है कि रोटर आपका, अभी मैं बता रहा हूँ जैसे कि एक सिंक्रोनस मशीन की बात कर रहा हूँ, सिंक्रोनस मशीन का रोटर स्टेशनरी पड़ा है और स्टेटर पड़ा है। स्टेटर में आपने 3 फेज सप्लाई दी तो स्टेटर का आरएमएफ घूमने लगा, 1500 आरपीएम स्पीड से स्टेटर का आरएमएफ घूमने लग गया, सॉरी, हाँ, तो 1500 आरएमएफ स्पीड से स्टेटर का आरएमएफ 1500 आरपीएम की स्पीड से स्टेटर का आरएमएफ घूमने लग गया। रोटर आपका स्टेशनरी है, आपने रोटर को डीसी फील्ड जैसी प्रोवाइड की, तो रोटर के ऊपर नॉर्थ साउथ पोल आ गया लेकिन स्टेशनरी है, और स्टेटर के जो फील्ड के जो नॉर्थ साउथ पोल है वो कंटिन्यूसली घूम रहे हैं। तो अब ये नॉर्थ साउथ पोल और वो स्टेटर के नॉर्थ साउथ पोल आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो जब रोटर का जो नॉर्थ पोल है, सपोज अब रोटर तो क्योंकि स्टेशनरी है तो उसका नॉर्थ पोल पड़ा है, अब इस नॉर्थ पोल के सामने एक बार स्टेटर का साउथ पोल आया, जैसे ही साउथ पोल आया तो उसने नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट किया और अपनी तरफ घुमाने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि रोटर जैसा भारी भरकम चीज घूम पाती, वो स्टेटर का साउथ पोल जो है अब नॉर्थ पोल से रिप्लेस हो गया। उतनी देर में वहां स्टेटर के साउथ की जगह नॉर्थ आ गया। अब वो उसको रिपेल करने लग गया वापस से, तो वो उल्टा धक्का देने लग गया। फिर वहां पर नॉर्थ पोल आ गया तो वो यूं स्टार्ट हो ही नहीं पाता। एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स लगता है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अब ऐसे ही चलता रहता है। तो एक यूनिडायरेक्शनल टॉर्क जनरेट ही नहीं हो पाता है। समझ में आ गया यहाँ तक? ये चीज होती है कि क्यों सिंक्रोनस मशीन बोलते हैं इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। अगर रोटर मेरा स्टेशनरी है तो सिंक्रोनस मशीन स्टार्ट हो ही नहीं सकती, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, चाहे उसको दोनों एक्साइटेशन दे दो आप, बट इट इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट इन ऑर्डर टू स्टार्ट दैट सिंक्रोनस मशीन, अब हम क्या करते हैं, अब हमने क्या किया कि वही जो हमारा रोटर था, हमने स्टेटर को सप्लाई दिया, स्टेटर में 3 फेज सप्लाई दिया, 3 फेज वाइंडिंग थी तो आरएमएफ जनरेट हुआ, स्टेटर के नॉर्थ साउथ पोल्स कंटिन्यूअसली घूम रहे हैं। अब इस रोटर में हमने कोई सब डीसी फील्ड वाइंडिंग नहीं दी, स्क्विरल केज रोटर लगा दिया। तो वो जब आरएमएफ स्टेटर के नॉर्थ साउथ पोल घूम रहे हैं वो लिंक करेंगे रोटर कंडक्टर से, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करेंगे, उसमें करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने की वजह से वो एक मैग्नेट की तरह काम करने लग जाएगा, तो उसके भी अपने नॉर्थ साउथ पोल जनरेट होंगे। फिर स्टेटर के नॉर्थ साउथ पोल और रोटर के नॉर्थ साउथ पोल आपस में इंटरैक्ट करके एक कांस्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जनरेट करते हैं। ये सिमिलर इंडक्शन मशीन की तरह सिमिलर चीज होगी, और जैसे ही वो ऑलमोस्ट सिंक्रोनस स्पीड के आसपास पहुंच जाएगी, उसका अच्छा खासा उसका इनर्शिया तो गया, जैसे वो घूमने लग गया, अच्छे खासी स्पीड से घूमने लग गया, अब उसका कोई इनर्शिया नहीं है क्योंकि रोटर खुद घूम रहा है। अब आप उसको डीसी एक्साइटेशन दे दो, अब जैसे ही आपने उसको एक्सटर्नल डीसी एक्साइटेशन दिया, वो फोर्स आया वहां पर, और एकदम से उसके जो रोटर के जो नॉर्थ साउथ पोल स्टेशनरी क्रिएट हुए, वो सीधा सीधा स्टेटर के नॉर्थ साउथ पोल से मैग्नेटिकली लिंक हो जाएंगे। अब दोनों एक ही स्पीड से घूमने लग जाएंगे, जिसको बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। बात मेरी समझ में आ रही नहीं आ रही? ये ऑपरेशन होता है एक सिंक्रोनस मशीन का, एक सिंक्रोनस मोटर का, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या नॉर्थ साउथ पोल हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर की कहीं घूम रही है, रोटर की कहीं घूम रही है, आपको हो सकता है विजुअलाइज नहीं कर पा रहे होंगे मे बी। वैसे मैंने आपको क्लास में ये सब बोर्ड पे डायग्राम बना के मैंने आपको बताया था कैसे नॉर्थ साउथ पोल कैसे वो घूमता है, तो साउथ जाता है उतनी देर में वहां पर नॉर्थ आ जाता है, क्योंकि नॉर्थ साउथ को एक स्टेशनरी और एक घूम रहा है, तो ऑब्वियसली ये होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको अगर विजुअलाइजेशन में दिक्कत आ रही है तो आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है, इसलिए मैंने सोच लिया था पहले से ही, आपका नेक्स्ट लेक्चर है, मैं आपको आपका एक वीडियो लेक्चर रखूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा, डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा कि कैसे एक सिंक्रोनस मशीन और एक सिंक्रोनस मोटर और कैसे एक सिंक्रोनस जनरेटर वर्क करते हैं,
थ्रू विजुअल इफेक्ट्स, वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगा। फील्ड उसमें आपको समझ में आएगी, थोड़ा दिखेगी, मेरी बात और ज्यादा क्लियर हो जाएगी, तो आप पैनिक ना करें। उस समय नेक्स्ट लेक्चर में आप और ज्यादा अच्छी तरीके से समझेंगे। अभी के लिए आप बिल्कुल बेसिक अगर पुराना पढ़ा हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अभी की बात भी समझ में आ जाएगी इजीली। वहां पर जब आप विजुअलाइज कर पाओगे मोर एक अच्छे बेटर वे में, इसलिए मैंने आपको बोला। तो ये थी हमारे सिंक्रोनस मोटर की वर्किंग। अब सिंक्रोनस मशीन के बारे में अभी आप क्या क्या जानते हो? पहली बात आप जानते हो उसमें भी स्टेटर रोटर होता है। उसमें दो तरीके की सिंक्रोनस मशीन होती है, एक सिलेंड्रिकल रोटर टाइप, एक सेलियन पोल टाइप। अब ये क्या होती है हम बाद में देखेंगे। सिलेंड्रिकल रोटर में सिलेंड्रिकल रोटर, अब ये जो भी अभी तक पढ़ रहे हैं वो सिलेंड्रिकल के बारे में यूजुअली बता रहा हूँ मैं आपको। सेलियन में तो हम आगे करेंगे, ठीक है, पहले बाद में लास्ट में सेलियन भी करेंगे। और सिंक्रोनस मशीन डब्ल्यू एक्साइटेड मशीन होती है, ये भी आपने देख लिया। क्यों डब्ल्यू एक्साइटेड मशीन होती है? तो आपने देखा कि हमने फील्ड एक्साइटेशन दे रहे हैं, ठीक है, चलो डीसी फील्ड एक्सटर्नली दे रहे हैं। फिर आपने देखा कि सिंक्रोनस मशीन इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग मशीन। क्यों होती है? तो वो मैंने आपको अभी बता दिया आज के लेक्चर में, क्यों सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। जबकि हम कहते हैं कि इंडक्शन मशीन सेल्फ स्टार्टिंग है, तो इंडक्शन मशीन क्यों सेल्फ स्टार्टिंग होती है? नाउ दीज ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट दीज थिंग्स। बहुत क्लियर रहना आपको, कैसे काम करना है, कैसे चीजें हो रही है, वो एग्जैक्ट आपको विजुअलाइज होनी चाहिए। मैं आपको वीडियो लेक्चर के थ्रू और अच्छा विजुअलाइजेशन देने की कोशिश पूरी करूंगा। आई होप आप ये रेगुलर वीडियोस देख रहे हो, और जो मैं बोल रहा हूँ मे बी मैं बोलने वाइज कुछ स्किप हो जाए, तो इसीलिए मैंने क्या किया है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो मैंने सब रिटर्न में लिख दिया है। मेरे नोट्स बेसिकली मैंने अपने जो वर्ड्स हैं वो एज इट इज नोट्स में लिख दिए हैं, बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। अपने सारे नोट्स मेरे सारे वर्ड्स जो हैं जो मैं बोल रहा हूँ एज इट इज मेरे नोट्स में है। तो आप इन नोट्स को एक रीडिंग भी मारोगे, और मेरे लेक्चर सुनने के बाद आप नोट्स की एक रीडिंग मारोगे, या भले रीडिंग करने के बाद मेरा लेक्चर सुनोगे वीडियो कर, क्योंकि मैंने पीडीएफ आपको ऑलरेडी अवेलेबल करवा दी है इस सारे नोट्स की आप गूगल क्लासरूम पे। तो जब ये एक बार हो जाएगा तब आपको इजी हो जाएगा ये चीज और समझने में, ठीक है। अब आपको ये सारी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक सिंक्रोनस जनरेटर कैसे काम करता है। मोटर आपने देख लिया कैसे काम करता है। जनरेटर मोटर क्या करता है? मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। यानी कि जो थ्री फेज सप्लाई हमने सॉकेट से दी थी, हमने थ्री फेज सप्लाई जो हमने स्टेटर को दी थी, उसको उसने मैकेनिकल एनर्जी, मतलब रोटर घूमने लग गया तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। सीधी सी बात है, रोटर का शाफ्ट घुमा दिया उसने। अब जनरेटर क्या करता है? जनरेटर कुछ नहीं करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि अब आप प्राइम मूवर को, उसका जो प्राइम मूवर से उसका जो शाफ्ट है रोटर का, जो पहले घूम रहा था, अब हम उसको खुद अपने हाथों से घुमा रहे हैं। रोटर का शाफ्ट हम खुद घुमा रहे हैं। अब वो वोल्टेज इंड्यूस करेगा, एक वोल्टेज जनरेट करेगा, एक करंट जनरेट करेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये तो जनरेटर बेसिकली आपको पता है, आपने डीसी मशीन में डीसी जनरेटर सब पढ़ रखा है, बट स्टिल आई एम जस्ट, और इनफैक्ट आपने इंडक्शन जनरेटर भी पढ़ रखा है, आई एम जस्ट गिविंग इट यू ओवरव्यू। तो ये आपका होता है सिंक्रोनस जनरेटर। अब ये कैसे काम करता है सिंक्रोनस जनरेटर? तो बेसिकली वो बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये आप इसकी रीडिंग लगा सकते हो। ये वी नो दैट दी ऑल दीज थिंग्स वो मैंने सेम लैंग्वेज में बोला है, ठीक है। ये यहाँ पर आपने देखा ये आईडीसी जो रोटर फील्ड है, रोटर फील्ड का मैंने करंट बताया, डीसी करंट आता है ऐसे करके। तो ये सब चीजें मैंने अपने लैंग्वेज में लिखी हुई। ये एक आ गया आपका जनरेटर मोड ऑफ ऑपरेशन। एक जनरेटर कैसे ऑपरेट करता है? तो जैसे ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जैक्टली ये आपका स्टेटर फील्ड है, देख पा रहे हैं इसको? ये एन फेज थ्री फेज स्टेटर में आपने मैंने बोला स्टेटर वाइंडिंग क्या होती है? थ्री फेज वाइंडिंग होती है, थ्री फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है, जिसमें अपन थ्री फेज सप्लाई देते हैं ताकि एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाए। तो मैं बार बार बोलता हूँ हर लेक्चर में, ताकि आपको एकदम से ये बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आपके खून में घुस जाएगी बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। दिस कंसेप्ट वॉज गिवन बाय whom? I'm questioning, you should be able to answer it exactly right now only. This concept that whenever a three-phase supply is given to a three-phase armature winding, then a rotating magnetic field of constant magnitude is generated, was given by whom? You yourself will give yourself answer. Okay? You already know. मैंने क्लास में बताया था आपको। तो बस ये जो चीज है, ऐसे आप अपने आप को बीच बीच में क्वेश्चंस करो, ये ऐसे आरएमएफ किसने बता,
ये ऐसे, ये कैसे जनरेट हुआ, ये अगर घूम रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे, सो दैट विल गेट टू लर्न मोर। अब आप देखो जनरेटर मोड ऑफ ऑपरेशन, ये आपका स्टेटर आ गया। अब आप देखोगे ये है आपका रोटर, एक फील्ड वाइंडिंग है रोटर, डीसी सप्लाई दी, एक करंट डीसी करंट इसके अंदर से फ्लो हुआ, और जैसे ही डीसी करंट फ्लो हुआ तो ऑब्वियसली ये तो अपन दे रहे हैं डीसी करंट, डीसी सप्लाई अपन दे रहे हैं, डीसी करंट दे रहे हैं, डीसी करंट इसके अंदर से इस वाइंडिंग के अंदर से जैसे ही फ्लो होगा तो इसमें अपने नॉर्थ मैग्नेटिक पोल्स ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली जनरेट हो जाएंगे जनरेट, क्योंकि किसी भी करंट कैरिंग वायर इज नथिंग बट एज बिहेव्स एज अ मैग्नेट। ओके, सो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से यू। तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। अब हमने क्या किया कि ये प्राइम मूवर लेके आए, ये शाफ्ट है बेसिकली, ये रोटर पे वाइंडिंग घूमी हुई है, ये बीच में जो आप एरो देख रहे हो इसको रोटर समझो, और इसके ऊपर मैंने एक फील्ड वाइंडिंग को कॉइलिंग कर रखी है इसकी, और ये रोटर का शाफ्ट है। इस शाफ्ट को मैंने इस प्राइम मूवर से अटैच कर दिया, और प्राइम मूवर को मैं खुद मैकेनिकली घुमा रहा हूँ स्पीड n से, और वो प्राइम मूवर की स्पीड में मान लेता हूँ ns है, सिंक्रोनस स्पीड से मैं प्राइम मूवर को घुमा रहा हूँ, क्योंकि जनरेटर हमेशा सिंक्रोनस स्पीड, अब जिस स्पीड से मैं प्राइम मूवर को घुमाऊंगा उसी स्पीड की फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी। और अगर मेरे को फिक्स फ्रीक्वेंसी है, मेरे को ग्रिड कनेक्टेड जनरेटर है जो कि मेरे को पता है कि 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे जनरेट होता है, तो मेरे को पता है कि फॉर्मूला क्या है, ns इक्वल्स टू 120 इंटू एफ डिवाइडेड बाई पी। और अगर मेरे को एफ 50 रखना है तो 120 इंटू 50 6000, 6000 डिवाइडेड बाय, मान लो 4 पोल मशीन है 4 तो 1500 आरपीएम, तो मेरे को 1500 आरपीएम से इसको घुमाना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन मैं खुद कर सकता हूँ। तो 1500 आरपीएम से सपोज मैंने इसको घुमाया प्राइम मूवर को, ठीक है। अब 1500 आरपीएम से मैंने इसको, ये मैं बेसिक बता रहा हूँ है ना, 1500 आरपीएम से मैंने इस रोटर को घुमाने लगा। अब जैसे ही रोटर को घुमाने में लगूंगा तो आपको पता है कि रोटर के ऊपर ऑलरेडी नॉर्थ और साउथ पोल बन चुके थे, क्योंकि मैंने डीसी डीसी करंट मैंने इसमें रोटर फील्ड वाइंडिंग में डीसी करंट दे दिया, डीसी करंट फ्लो हुआ तो एक करंट कैरिंग वायर बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक पोल, एज अ sorry, current carrying wire behaves as a magnet, and each and every magnet has two poles, that is north pole and south pole। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस पे जनरेट हो चुके थे। अब मैंने प्राइम मूवर से इसको घुमाना स्टार्ट किया, तो जैसे ही इसको घुमाना स्टार्ट किया तो अब ये जो स्टेशनरी पोल्स थे अब ये रोटेटिंग पोल्स हो गए। अब प्राइम मूवर 1500 आरपीएम की स्पीड से ये पोल्स भी घूम रहे हैं, समझ में आ रहा है चीजें। अब ये पोल्स घूम रहे हैं। अब आपको पता है ये यानी कि ये रोटेटिंग फील्ड हो गई, एक रोटेटिंग फील्ड घूम रही है यहाँ पर। अब ये आप देखोगे कि ये स्टेशनर के कॉइल्स है, नहीं ये स्टेटर के कॉइल्स है, थ्री फेज आर्मेचर वाइंडिंग जो कि स्टेटर पे पड़ी है, उसके तीनों टर्मिनल्स ए बी सी ये अपन ने निकाल के रख दिए बाहर, है ना। और ये थ्री फेज आर्मेचर वाइंडिंग है, ये स्टेशनरी है क्योंकि स्टेटर के ऊपर पड़ी है तो ऑब्वियसली स्टेशनरी है। अब ये रोटेटिंग फील्ड थी, जो रोटर की फील्ड घूम रही है, अब नॉर्थ साउथ पोल अब रोटर वाले घूम रहे हैं 1500 स्पीड 1500 आरपीएम की स्पीड से। अब ये इस स्टेशनरी कंडक्टर्स जो स्टेशनरी कॉइल से इनसे इंटरैक्ट करेंगे, लिंक करेंगे इंड्यू, और सपोज ये टर्मिनल ओपन सर्किटेड थे, ओपन सर्किटेड टर्मिनल से तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, समझ में आ गया। इंड्यूस्ड ईएमएफ तो जनरेट होगा, जैसे ही वो इससे लिंक करेंगे कि ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और अगर इन टर्मिनल्स पे, इन थ्री फेज टर्मिनल्स पे अगर मैं एक थ्री फेज लोड लगा देता हूं तो एक करंट भी फ्लो होने लगेगा। बात समझ में आ रही है, वही मैं समझाना है। अब ये करंट फ्लो हो जाएगा, दिस इज हाउ वोल्टेज इज जनरेटेड, एंड दिस इज हर फेज में वोल्टेज जनरेट होगा, तो एक थ्री फेज बैलेंस्ड वोल्टेज इसके अंदर जनरेट हो जाएगा, क्योंकि हर फेज इससे इंटरेक्ट करेगा 120 डिग्री के बाद में। ये थ्री फेज बैलेंस्ड ये चीज है, क्या कहते हैं, थ्री फेज बैलेंस्ड वाइंडिंग है, तो एक थ्री फेज बैलेंस्ड वोल्टेज जनरेट हो जाएगा, और जैसे ही मैं लोड लगाऊंगा तो एक थ्री फेज बैलेंस्ड करंट फ्लो होने लग जाएगा। एंड दिस इज व्हाट वी वांट, वोल्टेज और करंट ही तो बनाना था हमको, वो हमने कर दिया, लोड को मिल गया, लोड वोल्टेज मिल गया। अब मान लो कोई आपने थ्री फेज लोड डाल रखा है, आरएलसी लोड डाल रखा है, तो अब वो चल रहा है, समझ में आ गया। अब मान लो इसके आगे मोटर ही डाल रखी है, चल रहा है, वो हो रहा है काम सब, बस। तो ये आपके एक जनरेटर का मोड ऑफ ऑपरेशन है, यही मैंने यहाँ पर बता रखा। अच्छा, अब इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा पर फेज, वो आपको वही फॉर्मूला रूट टू पाई एफ फाइव इंटू के डब्ल्यू इंटू एन फेज। हालांकि मैं ये वापस आपको मैं बताऊंगा, आपको मैं वापस बताऊंगा जब ये ओपन सर्किटेड था हमारा, जब ये रोटर टर्मिनल्स जो हमारा स्टेटर पे जो एबीसी टर्मिनल्स थे, जब ये ओपन सर्किटेड थे, उस समय जो हमारा फ्लक्स जनरेट, उस समय एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, सपोज ई फेज उस समय की वैल्यू है। उस समय जो हमारा फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो कौन से करंट की वजह से हो रहा है, इस डीसी करंट की वजह से। डीसी डीसी सप्लाई मैंने यहाँ पर दी तो एक डीसी करंट फ्लो होने लगा, उसकी वजह से एक फ्लक्स जनरेट हुआ।
अब उस फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है 4/p b max into LR होती है। अब ये डीसी करंट की वजह से जनरेट हुआ है, क्योंकि फ्लक्स, ऑब्वियसली फ्लक्स डिपेंड्स ऑन करंट, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा फ्लक्स। अब ये सिनेरियो जो है, तो इससे इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आपको पता है कि रूट टू पाई एफ इंटू फाइव इंटू के डब्ल्यू इंटू एन फेस जो फॉर्मूला, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है पी एन डिवाइड बाई टू, वेर एन क्या है, जिस स्पीड से प्राइम मूवर को अपन घुमा रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी। आया समझ में? तो ऐसे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें जनरेट हो गया, यही आपको बता रहे हैं। तो अब इसमें ये बोला है कि इफ आई एफ इज जीरो, सपोज मैंने ये करंट ही जीरो कर दिया, डीसी फील्ड ये अगर जीरो कर दिया, तो क्या होगा, ये फ्लक्स ही नहीं जनरेट होगा। ये फ्लक्स ही नहीं होगा तो इसमें पोल जनरेट ही नहीं होंगे, पोल जनरेट नहीं होंगे तो भले इसको भले कितना ही घुमाओ, कोई फ्लक्स लिंकेज होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें फ्लक्स है ही नहीं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो, फ्लक्स जीरो, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो। वही ये इसमें नीचे मैंने लिख दिया है कि आई एफ इज जीरो, फाइव विल बी जीरो एंड हेंस नो इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, अब इसने बता दिया कि जैसे 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 आपने वो रोटर वाइंडिंग क्लोज करोगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लो होने लग जाएगा। अब ये अब ये बता दिया कि इन्होंने कैसे ये इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पर फ्लो होता है। एक सेकंड, ये बेसिकली ठीक है, ये बेसिकली जो मैंने अब जब ये टर्मिनल्स मैं क्लोज कर दूंगा, उसके बाद में क्या चीज होगी और इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे जनरेट, इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो एक्सप्रेशन होता है इसमें, उसकी क्या वैल्यू होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। हाँ, तो ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में तो मैं आपको सिर्फ जो विजुअल, जो वीडियोस के थ्रू विजुअल जो आपको नॉलेज है वो प्रोवाइड करूंगा कि कैसे एक सिंक्रोनस मोटर काम करती है और कैसे एक सिंक्रोनस जनरेटर काम करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, and keep on revising my notes because this is very important, and you guys need to be in touch with this subject, otherwise everything will be very difficult. It will be very difficult to again and again to recalculate all things, to think everything, since you are studying this subject for the first time, so again and again to memorize each and everything, it is very difficult. So the only way is that you keep on revising yourself, so that it will be easy for you. Okay, thank you, thank you.